अंधेरी रात का रहस्य। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जो जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी। इस सड़क से रात में कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां कुछ अजीब घटता था, मगर विशाल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उस रात विशाल को शहर जाना था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने उसी सड़क का रास्ता चुना। जैसे ही उसकी बाइक उस सुनसान सड़क पर पहुंची, अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी एक अजीब सी ठंडक लिए बह रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। विशाल ने घबराकर शीशे में देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। वह नीचे उतरा और इंजन देखने लगा। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। कहाँ जा रहे हो? एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। विशाल का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने तेजी से चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक सड़क के किनारे झाड़ियों से एक परछाई निकली। वह एक औरत थी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। विशाल की सांसें तेज हो गईं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वह औरत फुसफुसाई। विशाल ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वह पीछे हटने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी मदद करो, वह कराह उठी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और चीखते हुए जंगल की तरफ भागा। उसके पीछे से किसी के पैरों की आहटें सुनाई दे रही थीं। वह भागता गया जब तक कि उसे गांव की रोशनी नजर नहीं आई। गांव पहुंचते ही उसने सबको यह बात बताई, मगर कोई यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन जब कुछ लोग उस सड़क पर गए, तो वहां विशाल की बाइक जली हुई हालत में मिली। विशाल को आज भी उस रात का खौफनाक मंजर याद आता है, जब वह एक अनदेखी शक्ति के चंगुल से बचकर निकला था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह औरत कौन थी और क्यों वह वहां थी। अंधेरी रात का रहस्य भाग 2***। विशाल उस खौफनाक रात के बाद से बेचैन रहने लगा था। हर बार जब वह अकेला होता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कई बार रात में उसे वही धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। एक रात विशाल ने ठान लिया कि वह फिर से उसी सड़क पर जाएगा और सच्चाई जानेगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। जैसे ही वह बाइक लेकर वहां पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। रास्ता सुनसान था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद बाइक फिर से बंद हो गई। विशाल ने घबराकर चारों तरफ देखा। सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से वही सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, नीला पड़ा हुआ, आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे। वह औरत कुछ कह रही थी, मगर विशाल को केवल फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कौन हो तुम? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। मैं इस सड़क की पहरेदार हूँ, औरत की आवाज गूंजी। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। विशाल कांप गया। तुम क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए। वह औरत अब विशाल के और करीब आ गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। कई साल पहले मुझे इसी सड़क पर मारा गया था। कोई मेरी लाश तक नहीं ढूंढ पाया। अब भी यहाँ अटकी हुई हूँ।
विशाल को समझ आ गया कि यह आत्मा क्यों भटक रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी हड्डियां अब भी इस जंगल में दबी है। अगर तुम उन्हें खोजकर मुझे सम्मानपूर्वक दफना दो, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। विशाल ने दूसरे दिन गांव के कुछ लोगों की मदद से जंगल में खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें गहराई में दबे पुराने कंकाल मिले। जब पुलिस आई और जांच की, तो पता चला कि यह हड्डियां किसी युवती की थीं, जिसकी गुमशुदगी सालों पहले दर्ज की गई थी। जैसे ही हड्डियों का अंतिम संस्कार हुआ, विशाल को हल्का महसूस हुआ। उसी रात जब वह घर पर सोया, उसे एक सपना आया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद, मैं अब मुक्त हूँ। उसके बाद वह सड़क पहले जैसी नहीं रही। वहां का डरावना माहौल गायब हो गया और लोगों ने फिर से उस रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर विशाल के लिए वह रात हमेशा उसकी यादों में बनी रही। एक रात जब उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अंधेरी रात का रहस्य भाग 3। विशाल को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, मगर वह गलत था। अंतिम संस्कार के बाद भी उसके मन में अजीब सी घबराहट बनी रही। हर रात उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, आत्मा को मुक्त करने के बाद भी कभी कभी उसकी ऊर्जा इस दुनिया में बची रह जाती है। तुमने उसे मुक्ति दिलाने में मदद की, मगर शायद कुछ अधूरा रह गया है। विशाल के मन में सवाल उठा, लेकिन मैंने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? पंडित जी ने आंखें बंद कर कुछ सोचा और बोले, तुम्हें उस स्थान पर दोबारा जाना होगा और वहां गंगाजल छिड़ककर प्रार्थना करनी होगी। आत्मा की पूरी शांति के लिए यह जरूरी है। विशाल ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। वे पहले तो डरे, मगर फिर साथ चलने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में वे फिर से उसी सड़क पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की धुंध छाई हुई थी। विशाल ने गंगाजल निकाला और पूरे स्थान पर छिड़कने लगा। जैसे ही उसने आखिरी बूंद डाली, अचानक एक कराहट की आवाज आई। सभी ने देखा, एक हल्की परछाई आसमान की ओर उठ रही थी। वही सफेद कपड़ों वाली औरत अब शांत दिखाई दे रही थी। उसने एक आखिरी बार विशाल को देखा और मुस्कुराई। अब मैं सच में मुक्त हूँ। धन्यवाद। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि उस सड़क का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। विशाल को अब कोई अजीब एहसास नहीं होता था। उसने अपने अंदर भी एक अजीब सुकून महसूस किया। उसके बाद वह सड़क सामान्य हो गई और वहां से गुजरने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। विशाल ने अपने जीवन में कभी उस रात को नहीं भुलाया, जब उसने अंधेरे के रहस्य को सुलझाया और एक आत्मा को सच्ची मुक्ति दिलाई। रहस्यमयी गांव की छायाएं। गहरी रात का समय था। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और हल्की ठंडी हवा पैरों को हिला रही थी। अजय, एक उत्साही पत्रकार, एक पुराने गांव की ओर बढ़ रहा था। यह गांव अपने अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं और लोगों के कानों में सरसराहट की आवाजें आती थीं। अजय ने यह तय किया कि वह इस गांव के रहस्यों को उजागर करेगा। जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ शांत था। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन वहां के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। भाग 2, डरावनी हवाएं। अगली सुबह अजय ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। एक वृद्ध व्यक्ति, रामस्वरूप, ने बताया, बेटा, इस गांव में रात को मत घूमना। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। अजय ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ। रामस्वरूप ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम रात को गांव के बाहर वाले कुएं के पास गए, तो वहां की छायाएं तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी।
अजय ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसने तय किया कि वह रात को कुएं के पास जाकर खुद देखेगा। भाग 3 कुएं की छाया। रात के 12 बजते ही अजय कैमरा लेकर गांव के बाहर वाले कुएं के पास पहुंचा। वहां चारों ओर अंधेरा था और केवल उसके टॉर्च की रोशनी ही आसपास के माहौल को उजागर कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कुएं के पानी में हलचल हो रही है। उसने कैमरा ऑन किया और पानी के अंदर झांकने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, भाग जा, अभी भी समय है। अजय का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी कुएं से एक सफेद परछाई निकली और हवा में तैरने लगी। अजय के होश उड़ गए। भाग 4 छायाओं का आतंक। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। अब वह साफ देख सकता था कि परछाई एक औरत की थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक वह औरत जोर से चिल्लाई और अजय का शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके शरीर पर कई निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर रखा हो। भाग 5 सच का पर्दाफाश। अगली सुबह अजय ने फिर से रामस्वरूप बाबा से मुलाकात की और पूरी कहानी बताई। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, इस गांव की एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले यहाँ एक युवती रहती थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने इस कुएं में धकेल दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस कुएं के पास जाता है, वह उसे अपना दर्द दिखाती है। अजय को अब यकीन हो चुका था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान से परे है। उसने गांव वालों से मिलकर एक अनुष्ठान करवाया, ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। अनुष्ठान के बाद गांव में रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं कम हो गईं। अजय ने उस घटना को अपने अखबार में छापा, लेकिन वह अब भी रात में उस फुसफुसाती आवाज को भूल नहीं पाया था, भाग जा, अभी भी समय है। सुनसान सड़क का रहस्य अध्याय 1। डरावनी सड़क। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क थी, जो घने जंगल से होकर गुजरती थी। लोग कहते थे कि इस सड़क पर रात के समय सफर करना खतरे से खाली नहीं था। कई यात्रियों ने बताया था कि वहां उन्हें एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखती थी, जो उनसे लिफ्ट मांगती थी। जो भी उसे गाड़ी में बैठने देता, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक औरत का इसी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। अध्याय 2। दोस्तों की हिम्मत। रवि, समीर और विशाल 3 दोस्त थे। वे इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। एक दिन गांव के चौपाल में बैठकर उन्होंने इस सड़क की कहानियों पर चर्चा की। अगर तुम सच में इतने बहादुर हो, तो आज रात इस सड़क पर बाइक चलाकर दिखाओ, एक बुजुर्ग ने चुनौती दी। रवि ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है। तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को इस सड़क पर बाइक से जाएंगे और देखेंगे कि असल में वहां क्या होता है। अध्याय 3। खौफनाक यात्रा। रात के ठीक 12 बजे तीनों ने अपनी बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़क की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विशाल ने धीरे से कहा, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। रवि हंसा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी बाइक की हेडलाइट के सामने एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। अध्याय 4। अज्ञात भय। रवि ने ब्रेक लगा दिए और गाड़ी रोक दी। भाई,
हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, समीर कांपती आवाज में बोला। लेकिन रवि ने जिद पकड़ी, यह कोई औरत होगी जिसे मदद चाहिए। जैसे ही उसने महिला से पूछा, आपको कहाँ जाना है, वह बिना कुछ बोले बाइक के पीछे बैठ गई। बाइक स्टार्ट होते ही समीर की नजर रियरव्यू मिरर पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई, रवि भागो, यह औरत, इसकी परछाई नहीं है। रवि ने जैसे ही शीशे में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा, उसकी आंखें काली हो गईं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया। अध्याय 5, मौत का सामना। रवि ने घबराकर बाइक दौड़ा दी, लेकिन बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों नहीं की थी? अब कभी वापस नहीं जा पाओगे, उसकी आवाज गूंजने लगी। तीनों डर के मारे बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागे। पीछे से महिला की डरावनी हौंसी सुनाई दे रही थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे और तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया, यह आत्मा इस सड़क पर मारी गई थी। जो भी इसे लिफ्ट देता है वह या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। अगले दिन जब वे अपनी बाइक लेने गए तो देखा कि वह पूरी तरह जली हुई थी, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उस दिन के बाद उन तीनों ने कभी उस सड़क पर पैर नहीं रखा और न ही गांव का कोई और व्यक्ति। समाप्त। आखिरी लोकल। भाग 1। आखिरी लोकल। मुंबई की भीड़-भाड़ से भरी जिंदगी में हर कोई टाइम का गुलाम है। ऑफिस, ट्रैफिक, लोकल ट्रेन, यही दिनचर्या है लाखों लोगों की। विक्रम भी उन्हीं में से एक था। किट कंपनी में काम करने वाला, अकेले रहने वाला और थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का। उस दिन ऑफिस में देर हो गई थी। रात के 1:30 बजे तक काम खत्म करके वह सीधा स्टेशन पहुंचा, जहां से उसे वसई जाने वाली आखिरी लोकल पकड़नी थी। स्टेशन लगभग खाली था। 1-2 लोग बेंच पर सो रहे थे। विक्रम को हल्का अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी प्लेटफॉर्म पर वसई फास्ट लोक लाकर रुकी। अजीब बात यह थी कि पूरी ट्रेन में एक भी आदमी नहीं था। एक खाली ट्रेन जो रात के 1:45 बजे आई थी। विक्रम ने मन ही मन कहा, शायद लोग पहले ही निकल गए होंगे। वह चढ़ गया और एक कोने की खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। भाग 2। अजीब शुरुआत। कुछ स्टेशन निकल गए, लेकिन ट्रेन में कोई भी नहीं चढ़ा। न कोई वेंडर, न टीसी, न ही कोई सुरक्षाकर्मी। स्टेशन भी थोड़े अजीब लग रहे थे, जैसे बहुत पुराने हों और उन पर कोई भी मौजूद न हो। तभी विक्रम ने देखा कि अगला स्टेशन करजत है। करजत? ये तो दूसरी लाइन पर आता है। मैं तो वसई जा रहा हूँ। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। अब विक्रम को थोड़ा डर लगने लगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। कहाँ से आया, कैसे चढ़ा, विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। वो बूढ़ा आदमी लगातार विक्रम को देखे जा रहा था। आप कहाँ उतरेंगे? विक्रम ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कराया और बोला, जहां तुम उतरोगे वहीं। भाग 3। सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। एक एक करके स्टेशन बदलते जा रहे थे, लेकिन उन पर नाम अजीब थे। मृतलोक, छायानगर, विस्मृति घाट। ऐसे नाम विक्रम ने कभी नहीं सुने थे। अब ट्रेन में और भी लोग चढ़ चुके थे, लेकिन वे सब कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ खाली चेहरों से खिड़की की ओर देख रहे थे। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। वो खड़ा हुआ और दूसरे डिब्बे में गया, लेकिन हर डिब्बे में वही हाल था, खामोशी, डर और स्याही जैसी अंधेरी रोशनी। एक कोने में उसे एक महिला दिखाई दी, जो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। विक्रम ने धीरे से पास जाकर पूछा, क्या आप बता सकती हैं ये ट्रेन कहाँ जा रही है? महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस ट्रेन से कोई नहीं उतरता, सिर्फ चढ़ता है। जो चढ़ गया उसका लौटना मुश्किल है। भाग 4। सच सामने आता है। अब विक्रम समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने ट्रेन से कूदने की सोची। अगला स्टेशन पास था, लेकिन स्टेशन का नाम था कालपथ। स्टेशन सुनसान, जला हुआ और बर्बाद था, जैसे किसी युद्ध के बाद छोड़ा गया हो। विक्रम ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की, वो बूढ़ा आदमी फिर सामने आ गया। भागने की कोशिश मत कर, एक बार बुलावा आ गया तो वापस नहीं जा सकता। कौन हो तुम लोग? विक्रम ने चिल्लाकर पूछा।
बूढ़ा आदमी बोला, हम वो हैं जो समय की आखिरी गाड़ी में बैठे हैं। ये आखिरी लोकल नहीं, मौत की लोकल है। तुम्हारी आत्मा को बुलावा आया है। तुम्हें किसी ने याद किया है। विक्रम चौंक गया। किसने? बूढ़ा बोला, जिसने तुम्हें मारा है। भाग 5। वापसी या फंसाव। अब सारी बातें सामने आने लगी थीं। उसी दिन ऑफिस से लौटते समय विक्रम की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी थी, पर उसका दिमाग अब भी उस सदमे को नहीं मान रहा था। आत्मा शरीर से अलग हो चुकी थी, लेकिन वो लोकल में सफर करता रहा। इस ट्रेन में वे आत्माएं थीं जो अचानक मारी गई थीं, जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे मर चुकी हैं। अब विक्रम की आंखों में आंसू थे। वो अपने घर लौटना चाहता था, अपने माता पिता से मिलना चाहता था। महिला ने कहा, एक मौका है। अगर कोई तुम्हें याद करके पुकारे, तुम्हारी आत्मा को महसूस करे, तो तुम लौट सकते हो। उसी वक्त ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। नाम था स्मृति द्वार। स्टेशन पर एक हल्की सी रोशनी थी। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था जो रोते हुए कह रहा था, भाई वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्रम ने देखा, वो उसका छोटा भाई अंशुल था। वो उसे याद कर रहा था। उसकी यादों की ताकत से एक दरवाजा खुला। विक्रम दौड़ता हुआ ट्रेन से कूद गया। भाग 6। पुनर्जन्म। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, एक्सीडेंट के 12 घंटे बाद चमत्कारी रूप से जीवित हुआ युवक। विक्रम को गांव के पास के एक झाड़ी में बेहोश मिला। ना कोई बड़ी चोट, ना खून। डॉक्टर्स भी चौंक गए। विक्रम को कुछ याद नहीं था, बस एक ट्रेन, एक सफर और बहुत सारे अधूरे चेहरे। अंतिम विचार। आखिरी लोकल सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, वह एक सीमा थी जीवन और मृत्यु के बीच। हर दिन लाखों लोकल्स चलती हैं, लेकिन कौन जानता है, किसी रात कोई ट्रेन सिर्फ आत्माओं को ले जाने के लिए चली हो। जंगल का राजा कौन? संकट में जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सुंदर जंगल था, हरे भरे पेड़ों, नदियों और तमाम जानवरों से भरा हुआ। इस जंगल का राजा शेर था, राजा विक्रम। वर्षों से उसने जंगल पर राज किया था, न्यायपूर्ण, बहादुर और शक्तिशाली। पर अब राजा बूढ़ा हो गया था। उसकी दहाड़ में वो गूंज नहीं रही थी, आंखों में तेज नहीं था। जंगल में अराजकता बढ़ने लगी। भेड़िए, लोमड़ियां और गीदड़ अब नियम तोड़ने लगे थे। राजा विक्रम ने घोषणा की, अब इस जंगल को एक नया राजा चाहिए। लेकिन राजा कोई ऐसा होगा जो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि सच्चा, धैर्यवान और बुद्धिमान हो। सभी जानवर चौंक गए। अब सवाल था, अगला राजा कौन? युवा उम्मीदवार L3 जानवर सामने आए। 1. शेरपुत्र अग्नि, राजा का बेटा, ताकत में बेजोड़। 2. भालू बलवीर, विशालकाय, हर लड़ाई का विजेता। 3. छोटा सा हाथी, अर्जुन, युवा, शांत, समझदार, लेकिन अभी अनुभवहीन। सबको लगता था या तो अग्नि जीतेगा या बलवीर। अर्जुन तो बस मजाक बनकर रह जाएगा। राजा ने तीनों को एक चुनौती दी, 3 दिन तक इस जंगल में रहो और जो सच्चा नेतृत्व दिखाएगा वही अगला राजा बनेगा। तीनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। अग्नि ने शेर की तरह दहाड़ लगाई, छोटे जानवरों को डराया, मैं राजा बनूंगा, मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। बलवीर ने पेड़ों को गिराया, ताकत दिखाई, बोला, जिसकी मुट्ठी में ताकत है वही राजा बनता है। लेकिन अर्जुन चुपचाप जंगल में घूमता रहा। उसने देखा, झील सूख रही है, कुछ जानवर बीमार हैं और पक्षियों के घोंसले टूटे पड़े हैं। उसने बिना किसी को बताए पेड़ों के पत्तों से पानी जमा किया, नदियों की दिशा बदलने में मदद की और बीमार जानवरों को दवा दी। 3 दिन बाद सभी जानवर एक सभा में जुटे। राजा विक्रम ने पूछा, तुमने क्या सीखा? अग्नि बोला, मैंने डर फैलाया, सब मुझसे थर थर कांपे। बलवीर बोला, मैंने अपनी ताकत दिखाई, जंगल मेरी शक्ति से हिला। राजा ने पूछा, और अर्जुन? अर्जुन चुप था। तभी पीछे से खरगोश, हिरण, तोता, कछुआ, सभी जानवर आ गए और बोले, अर्जुन ने हमारी मदद की बिना कोई शोर मचाए, वो ही असली राजा है। राजा मुस्कुराया और कहा, राजा वो नहीं होता जो डराए, बल्कि वो होता है जो सबकी सुन सके, सबकी मदद कर सके।
अर्जुन को नया राजा बना दिया गया। सीख: सच्चा नेतृत्व ताकत से नहीं, सेवा से आता है। शांति, समझदारी और दूसरों की मदद करने वाला ही असली विजेता होता है। पुराने जूते। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो रोज स्कूल में सबसे अलग दिखता था, लेकिन उसके पास जो था वो दूसरों के पास नहीं था। एक सुंदर सोच और बड़ा दिल। नाम था अर्जुन। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बाकी बच्चों की तरह उसके पास नए कपड़े, बैग या चमकते जूते नहीं थे। वह हर दिन फटे पुराने जूतों में स्कूल आता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अबे, ये फिर अपने झूलते जूतों में आ गया। अर्जुन हंसकर टाल देता, लेकिन मन ही मन उसे बुरा जरूर लगता। उसके स्कूल के नए शिक्षक शैलेश सर ने अर्जुन पर ध्यान दिया। वे हर दिन देख रहे थे कि अर्जुन सबसे पहले स्कूल आता, क्लास में सबसे आगे बैठता और हर सवाल का जवाब देने को तैयार रहता। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या बनना है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, बड़ा आदमी नहीं, अच्छा आदमी बनना है। शैलेश सर हैरान रह गए। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता थी। अर्जुन दौड़ में भाग लेना चाहता था, लेकिन कुछ बच्चों ने ताना मारा, तेरे पुराने जूते दौड़ेंगे क्या, टूट ही जाएंगे। अर्जुन चुप रहा, पर दौड़ में भाग जरूर लिया और जीत भी गया। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था, लेकिन उसकी नजर उन बच्चों पर थी जो उसका मजाक उड़ाते थे। अर्जुन ने अपनी पुरस्कार राशि से अपने लिए नए जूते नहीं खरीदे, बल्कि वह पास के मंदिर गया। वहां उसने एक गरीब बच्चे को अपने पुराने जूते पहनाते हुए कहा, भाई, इन जूतों ने मुझे जीत दिलाई है, अब तुम्हारी बारी है। वही अर्जुन आगे चलकर एक समाज सेवी बना, जिसने गांव गांव जाकर बच्चों को पढ़ाई और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। किसी ने उससे पूछा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, एक फटे पुराने जूते से। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत वहीं से आती है, जहां हमें सबसे ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। बड़ा बनने के लिए बड़े जूते नहीं, बड़ा दिल चाहिए। भाग 1। अनजान रास्ता। सुबह की हल्की धूप जंगल की घनी टहनियों को चीरती हुई जमीन तक पहुंच रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। यह जंगल, जिसे लोग महाकानन कहते थे, हजारों सालों से यूं ही चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई बूढ़ा साधु ध्यानमग्न हो। एक छोटे गांव का किशोर अर्जुन जंगल की सीमा पर बकरियां चराने आया करता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। बकरियां एक दिशा में भाग रही थीं, उस तरफ जहां गांव के बड़े बुजुर्ग जाने से मना करते थे। उधर मत जाना बेटा, वो हिस्सा अभिशप्त है, अर्जुन की दादी हमेशा कहती थीं। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसकी डर से बड़ी थी। वह बकरियों के पीछे भागा और खुद को जंगल के एक अजीब हिस्से में पाया, जहां हवा भी भारी लग रही थी। पुराने खंडहर, विशालकाय पेड़ और हर दिशा में सन्नाटा। भाग 2। रहस्यमय झरना। चलते चलते अर्जुन को पानी की आवाज सुनाई दी। जब वह पास गया तो देखा एक झरना चट्टानों से गिर रहा है, लेकिन झरने का पानी ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा था। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। तभी झरने के पास उसे एक लकड़ी की मूर्ति दिखी, एक सिंहमुखी देवता की। मूर्ति के नीचे एक लेख था, जो सत्य बोलेगा वही मार्ग पाएगा। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश फैला और वह बेहोश हो गया। भाग 3। प्राचीन आत्मा की पुकार। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो वह किसी और ही दुनिया में था। चारों ओर विशाल वृक्ष थे, जिनके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे। वहां एक वृद्ध योगी खड़े थे, जिनकी आंखों में गहराई और शांति दोनों थीं। अर्जुन, तुम चुने गए हो, जंगल की आत्मा तुम्हें पुकार रही है, योगी बोले। क्यों? मैं कौन हूँ? अर्जुन ने पूछा। तुम उसी वंश के हो, जिसने कभी इस जंगल की रक्षा की थी। अब यह जंगल संकट में है। इंसानों की लालच, शिकारियों की भूख और पेड़ों की कटाई ने इसकी आत्मा को घायल कर दिया है। भाग 4। परख की राह। योगी ने अर्जुन को 3 परीक्षाओं से गुजरने का आदेश दिया। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक अंधेरे गुफा में भेजा गया, जहां उसे बिना कुछ देखे रास्ता ढूंढना था। घने अंधकार में चलते हुए उसने अपनी सांसों की आवाज सुनी,
दिल की धड़कन महसूस की और एक समय के बाद वह गुफा पार कर गया। दूसरी परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। एक भूखे शेर के सामने अर्जुन को अपना भोजन रखना था। उसने बिना डरे अपने हिस्से की रोटी शेर के सामने रख दी। शेर ने उसे खाया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में करुणा थी। तीसरी परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। अर्जुन को कहा गया कि वह झूठ बोलकर एक शॉर्टकट से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसने सत्य बोलने का वचन निभाया। भाग 5। वन का संरक्षक। योगी ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास की। अब यह जंगल तुम्हारा है, इसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा में है। अर्जुन जब वापस आया तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव वालों को जंगल की रक्षा के लिए प्रेरित करने लगा। उसने लोगों को समझाया कि अगर जंगल न रहे तो जीवन भी न रहेगा। गांव के लोग, जो कभी जंगल से डरते थे, अब उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया, शिकार बंद किया और जंगल की रक्षा के लिए एक समिति बनाई। कहानी का नाम भटकती आत्मा का आखिरी दरवाजा। एकांत का ठिकाना। मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं एक उपन्यासकार हूँ। भीड़ भाड़ से दूर एकांत में लिखना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। 2022 की गर्मियों में मैं अपने नए नॉवेल पर काम करने के लिए राजस्थान के एक दूर दराज गांव नगौर गया। वहां मुझे एक सस्ता किराए का घर मिल गया। पुराना लेकिन शांत। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने बस एक ही बात कही, घर अच्छा है, बस पीछे वाला कमरा बंद ही रहने देना। मैंने हौसते हुए बात टाल दी, लेकिन लेखक होने के नाते मेरा दिमाग तुरंत उस कमरे के पीछे की कहानी जानना चाहता था। तीसरे ही दिन जब घर में तेज गर्मी और अकेलापन सिर चढ़ने लगा, मैंने पीछे वाले बंद कमरे के पास जाना शुरू किया। कमरे का दरवाजा भारी था, उस पर जंग लगे ताले लटक रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर रात मुझे वहीं से किसी के चलने की आवाज आती थी। मैंने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन अगली रात मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। सांझ भई, पिया घर ना आए। ठंडी हवा चली और मेरा दिल थमसा गया। कितनी रातें मैं डर के मारे नींद नहीं ले पाया। फिर एक रात जब बिजली चली गई और पूरा घर काले साये में डूब गया, मैं मोमबत्ती लेकर उठा। जैसे ही मैंने पीछे वाले कमरे की ओर देखा, ताला खुला पड़ा था। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा धकेला। कमरे में घुप अंधेरा था। अंदर पुरानी चीजें, थीलकड़ी का पलंग, एक पुराना दर्पण और एक और दरवाजा जो कहीं और जाता था। मैंने जैसे ही मोमबत्ती आगे बढ़ाई, अचानक दर्पण में एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की, सफेद साड़ी में। मैं भागा, लेकिन सुबह जब होश में आया तो दरवाजा फिर बंद था, ताला फिर से लगा था। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से इस घर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, इस घर में एक औरत रहती थी, मंजरी। उसका पति शहर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। वो पगला गई और उस कमरे में खुद को जला लिया। उसकी आत्मा अब भी अपने पिया का इंतजार करती है। वो हर रात उस दरवाजे से निकलती है, गाती है और वापस अंदर चली जाती है। पर जिस दिन कोई उसका गाना पूरा कर दे, वो आत्मा उसी के साथ रह जाती है, हमेशा के लिए। उस रात डर के बावजूद मैं फिर उस कमरे के सामने गया। दरवाजा इस बार खुद ही खुल गया। कमरे में घुसते ही वही गाना फिर सुनाई दिया। सांझ भई, मेरे मुंह से निकल गया, पिया घर ना आए। आवाज बंद हो गई। फिर अचानक एक झटका लगा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आज 1 साल हो चुका है। लोग कहते हैं कि विवेक शर्मा कहीं गायब हो गया, लेकिन अगर कोई नगौर के उस पुराने घर में जाए तो पीछे वाले कमरे में हर रात एक गाना गूंजता है, सांझ भई, पिया घर ना आए। और अगर कोई उस गाने को पूरा कर दे तो एक और आत्मा उस कमरे में बंद हो जाती है। कहानी काला कुआं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, घनस्याली। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे सब काला कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में आत्माएं रहती हैं। किसी ने झांका तो उसका वापस आना नामुमकिन है। बेशक आज के दौर में लोग इतने अंधविश्वासी नहीं रहे, लेकिन गांव की एक परंपरा अभी भी कायम थी। सूर्यास्त के बाद कोई भी काले कुएं के पास नहीं जाता था। आरव, एक 20 साल का युवक,
शहर से अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन हर चीज को तर्क की नजर से देखने वाला आरव इन सब बातों को महज गांव वालों की कल्पना मानता था। एक रात खाने के बाद जब सब लोग बातें कर रहे थे, तभी बात निकली काले कुएं की। बिल्कुल मत जाना उस कुएं के पास, उसकी नानी ने सख्त हिदायत दी। वो सब कहानियां हैं नानी, भूत वूत कुछ नहीं होता। आरव हंसते हुए बोला, बेटा, हमने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। नानी की आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। उस रात आरव सो नहीं सका। खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी रात में गांव का सन्नाटा और गहरा लग रहा था। मन में कौतूहल जागा, क्या सच में कोई है उस कुएं में? आरव ने चुपचाप टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियों से होता हुआ वो काले कुएं तक पहुंच गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन आसपास के पेड़ कांप रहे थे। वो कुएं के पास जाकर झांका। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर कुएं से एक धीमी मगर साफ आवाज आई, आरव आरव। पीछे पलटा, कोई नहीं था। कुएं की तरफ फिर देखा, आवाज फिर आई, नीचे आओ। आरव घबरा गया, पीछे हटते हुए भागा और सीधा नानी के घर जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। सुबह उठते ही उसने अपने मामा कमल काका से इस बारे में पूछा। कमल काका उसे घर के पीछे पुराने मंदिर की तरफ ले गए। वहां बैठकर बोले, 20 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, अर्जित। उसने इसी कुएं के पास एक तांत्रिक यज्ञ किया और कहा कि वह अमृता पा चुका है। लेकिन यज्ञ पूरा होते ही कुएं से एक काली धुआं निकली और अर्जित को खींचकर अंदर ले गई। तब से लेकर आज तक जो कोई भी रात को उस कुएं के पास गया, वापस नहीं आया। आरव को अब बात थोड़ी गंभीर लगी। उस रात आरव ने तय किया कि वो फिर से जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ, कैमरा, टॉर्च, गदा जैसी छड़ी और एक छोटा सा ताबीज जो नानी ने दिया था। रात के 12 बजे वह फिर उस कुएं तक गया। इस बार कुएं से धुंध उठ रही थी और तभी उसे कुएं से किसी के बाहर निकलने की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़ रहा हो। लेकिन वहां सीढ़ियां थी ही नहीं। एक काली आकृति कुएं से बाहर निकली, लंबा कद, उलझे बाल, आंखों में खून जैसा लाल रंग। आरव ने टॉर्च फेंकी पर वो रोशनी उस पर पड़ते ही बुझ गई। फिर वही आवाज, तू आया है मुझे मुक्त करने? आरव चिल्लाया, तू कौन है? मैं अर्जित हूँ और अब तेरा शरीर मेरा है। अचानक वह आकृति हवा में उड़कर आरव पर झपटी, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज निकाला, आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। आरव भागा और अगली सुबह बीमार हालत में मिला। गांव वाले उसे उठाकर घर लाए। आरव को बुखार था और वह 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जब होश में आया, उसने सबको पूरी बात बताई। गांव के पंडित ने और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर उस कुएं पर फिर से पूजा करवाई। शेर का घमंड और हाथी की शांति। भाग 1। जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। सत्यवन वन नामक एक विशाल और घना जंगल था, जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल का राजा था सिंहराज वीर, एक ताकतवर शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। कोई भी जानवर उसके सामने सिर उठाकर बात नहीं करता था। शेर वीर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज शिकार करता, चाहे उसे भूख हो या न हो। कई बार बिना कारण ही किसी जानवर पर हमला कर देता। उसने जंगल में डर का ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई भी जानवर खुलकर सांस भी नहीं ले पाता था। भाग 2। बुजुर्ग हाथी की वापसी। उसी जंगल में एक बुजुर्ग हाथी, बुद्धिराम, कई वर्षों बाद वापस आया। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन उसमें अपार ज्ञान और अनुभव था। बचपन में जंगल छोड़कर वह एक संत के पास चला गया था, जहां उसने जीवन, संयम और बल का सही अर्थ सीखा था। बुद्धिराम की वापसी की खबर जंगल में फैल गई। कुछ जानवरों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने सोचा, शायद अब कोई शेर के अत्याचार से मुक्ति दिला सके। भाग 3। टकराव की शुरुआत। एक दिन शेर वीर नदी किनारे आराम कर रहा था। तभी वहां बुद्धिराम पानी पीने पहुंचा। शेर ने गुस्से में कहा, तू मेरे इलाके में बिना इजाजत कैसे आया? बुद्धिराम मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, नदी सबकी है,
जंगल सबका है, तू राजा है पर स्वामी नहीं। शेर चिढ़ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बुद्धिराम ने उत्तर दिया, ताकत से बड़ा संयम होता है, और राजा वही जो प्रजा की रक्षा करे, ना कि उस पर अत्याचार। शेर ने चुनौती दी, अगर तू इतना ही ज्ञानी है तो मुझे हराकर दिखा। बुद्धिराम ने मना करते हुए कहा, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तू चाहता है तो हम प्रतियोगिता करेंगे, न बल की, न दहाड़ की, बल्कि समझ की। जंगल के जानवरों ने मिलकर 3 परीक्षाओं का निर्णय लिया। 1. सबसे गहरी नदी को पार करना। 2. भूखे शावक को खाना दिलाना बिना किसी हिंसा के। 3. डर में जी रहे एक छोटे प्राणी को निडर बनाना। पहली परीक्षा में शेर ने छलांग लगाई, मगर नदी में बहने से बचा केवल अपनी ताकत से। वहीं बुद्धिराम ने नदी के पेड़ों की मदद से पुल बनाया और बाकी जानवरों के साथ सुरक्षित पार हुआ। दूसरी परीक्षा में शेर ने एक हिरण मारकर शावक को खिला दिया। बुद्धिराम ने जंगल के अन्य जानवरों से मिलकर शावक के लिए दूध और फल एकत्र किए, बिना किसी की जान लिए। तीसरी परीक्षा में एक खरगोश था जो शेर के आतंक से डरता था। शेर को देखते ही वह कांपने लगा। बुद्धिराम ने उसे दोस्ती का महत्व समझाया, उसकी मदद की और उसे आत्मविश्वास दिलाया। जल्द ही वह खरगोश खुद जंगल की सभा में अपनी बात रखने लगा। तीनों परीक्षाओं में बुद्धिराम विजयी रहा। शेर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह पहली बार समझा कि सच्चा बल बाहरी नहीं, भीतर का होता है, संयम, करुणा और ज्ञान। शेर ने बुद्धिराम से क्षमा मांगी और उसे जंगल का मार्गदर्शक बनने का अनुरोध किया। जंगल में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। निष्कर्ष, बल, घमंड नहीं, दायित्व मांगता है। एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि डर फैलाए। कहानी का नाम, एक गांव की रोशनी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बिरवाड़ी में लगभग 200 घर थे। बिजली हर समय नहीं रहती, सड़कें टूटी हुई, स्कूल दूर और लोगों के पास खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोग मेहनती थे, पर शिक्षा और जानकारी की कमी ने उन्हें पीछे कर दिया था। इसी गांव में पैदा हुआ था विनायक, एक गरीब किसान का बेटा। बचपन से ही उसने मिट्टी, फावड़ा और धूप को अपना साथी बनाया था। लेकिन उसका सपना अलग था। वो चाहता था कि उसका गांव भी शहरों जैसा आगे बढ़े। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़कर विनायक ने इंटर पास किया। शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का सपना था, पर पैसे नहीं थे। उसने खेतों में मजदूरी की, दूध बेचा और धीरे धीरे पैसे जमा किए। रात को पढ़ाई करता, दिन में काम। 3 साल बाद विनायक ने B.A. इसकी डिग्री ली और एक छोटी सी सरकारी नौकरी भी मिली। लेकिन उसे लगता था कि असली सफलता तब है जब उसका पूरा गांव बदल जाए। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा, सरकारी नौकरी छोड़कर आया है, पगला गया है। विनायक ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें खेती में नई तकनीकों, जैविक खेती और मोबाइल से जानकारी लेने की ट्रेनिंग देने लगा। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 1 साल में ही रामू काका की फसल दोगुनी हो गई, तब लोग चौंक गए। विनायक ने गांवों की महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह शिग बनाए। उन्हें सिलाई, अचार, पापड़ बनाना सिखाया। महिलाओं ने पहली बार कमाना शुरू किया। गांव की लक्ष्मीबाई ने कहा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। विनायक ने गांव के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग क्लास शुरू की। अपने शहर वाले दोस्तों को बुलाकर पढ़ाने लगा। बच्चे स्कूल में टॉप करने लगे। धीरे धीरे शिक्षा को लेकर गांव में जागरूकता बढ़ने लगी। विनायक ने पंचायत से मिलकर सड़कों की मरम्मत, बिजली, इंटरनेट टावर और सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाया। लोग अब ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने लगे। मोबाइल और इंटरनेट ने गांव को बदलना शुरू किया। 5 साल के अंदर बिरवाड़ी गांव का चेहरा बदल चुका था। गांव के बच्चे शहर के कॉलेजों में पढ़ रहे थे। महिलाएं उद्यमिता कर रही थीं। किसान तकनीक से खेती कर रहे थे। अब कोई बिरवाड़ी को पिछड़ा गांव नहीं कहता था। विनायक को सरकार ने ग्राम प्रेरक अवार्ड से नवाजा, पर उसने कहा, यह मेरा नहीं, मेरे गांव का सम्मान है। असली बदलाव तब होता है जब लोग खुद अपने भाग्य को बदलने का फैसला करते हैं। सीख,
सपनों को देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साहस, मेहनत और सेवा की भावना होनी चाहिए। एक व्यक्ति भी अगर ठान ले तो पूरा गांव बदल सकता है। कहानी का नाम रात का भूतिया मेला। भूमिका उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शेरपुर में हर साल एक अजीब घटना होती थी। जब भी अमावस की रात आती, गांव के पुराने मंदिर के पास एक अजीब सा मेला लगता था। लोग कहते थे, इस मेले में जाने वाले वापस नहीं आते थे। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, अगर तुमने उस रात मेले में कदम रखा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए वहां रुक जाती है। लेकिन एक दिन गांव में आया मनोज, एक साहसी युवक जो इस तरह की बातों को महज अंधविश्वास समझता था। पहला भाग, मनोज की उत्सुकता। मनोज गांव में एक नई नौकरी के लिए आया था। उसे पहले दिन ही गांव की इस मान्यता के बारे में बताया गया था। जब उसने सुना कि हर साल अमावस की रात को वहां एक भूतिया मेला लगता है, तो उसे मजाक लगा। भूत प्रेत, ये सब बकवास है, मनोज हंसते हुए बोला। गांव वालों ने फिर भी उसे चेतावनी दी, बेटा ध्यान रखना, उस रात कुछ भी हो सकता है। लेकिन मनोज ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तय किया, वह उस रात मेले में जाएगा, चाहे जो हो। दूसरा भाग, मेला। अमावस की रात। जैसे ही रात का अंधेरा घना होने लगा, मनोज ने गांव के मंदिर की ओर रुख किया। रास्ता अजीब था, हर तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और दूर से गाने की आवाज आ रही थी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। वहां सचमुच एक मेला लग रहा था। लोग भीड़ में थे, लेकिन सबके चेहरे धुंधले थे। कोई भी चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। केवल गाने की आवाज और घंटी की आवाज सुनाई दे रही थीं। मनोज को यह देखकर पहले तो लगा कि यह सब एक भूतिया नाटक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अंदर चला गया। तीसरा भाग, मेला में असमंजस। मनोज जैसे ही मेले में घुसा, उसे महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत अजीब था। कोई भी सामान्य इंसान नहीं था। सभी लोग विचित्र कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी, तुम्हें यहाँ क्यों आना था? वह घबराया हुआ सा इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे एक पुराना सा तमाशा वाला मंच दिखा, जहाँ एक औरत गाने की कोशिश कर रही थी। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। औरत ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह तुम्हारा अंतिम रास्ता है। मनोज डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह मेला गायब हो चुका था। केवल एक सूनी शीतल रात बची थी। मनोज सुबह जागा और देखा कि वह गांव में ही था, लेकिन उसकी यादों में वह मेला कहीं खो गया था। उसने सोचने की कोशिश की कि वह रात क्या थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। लोग उसे जिज्ञासा से देखते थे, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। कुछ दिन बाद एक गांव वाला मनोज से मिलने आया। उसने बताया कि वह मेला हर साल अमावस की रात को लगता है और जो भी उस मेले में जाता है, उसकी आत्मा वहां फंस जाती है। मनोज की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं और उसकी आंखों में वही डर था जो उसने उस रात महसूस किया था। मनोज ने वही दिन सोचा, क्या उस मेला का सचमुच कोई अस्तित्व था, या फिर मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए? अंत। कई साल बाद शेरपुर गांव में मनोज को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अब जब भी अमावस की रात होती है, एक अजीब सी आवाज आती है, तुम्हें यहाँ क्यों आना था? ठीक है, अब मैं वही सस्पेंस कहानी जंगल का रास्ता बिना किसी भाग में बांटे हुए एक ही प्रवाह में पूरी तरह से लिखकर देता हूँ। लगभग 500 शब्दों में जंगल का रास्ता, सस्पेंस स्टोरी इन हिंदी। शुभम एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। किताबें पढ़ना, रहस्यमयी जगहों पर जाना और अनसुनी कहानियां खोजना उसका शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए एक फटी पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक जगह का जिक्र था, कालवन जंगल। डायरी के शब्द
अब भी उसके कानों में गूंजते हैं। जिसने कालवन जंगल का सही रास्ता पहचान लिया, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान जाएगा, या फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। यह वाक्य शुभम के मन में गहरे बैठ गया। उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तुरंत तय कर लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई खुद पता लगाएगा। घर वालों को उसने बताया कि वह एक ट्रैकिंग टूर पर जा रहा है और अकेले ही महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव कालवन की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बूढ़े लोगों ने उसे रोका और कहा, बाबा, वो जंगल नहीं, एक जाल है। कई लोग गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। वो रास्ता दिखता है सीधा, पर ले जाता है मौत की ओर। शुभम मुस्कराया। शायद मैं पहला हूं जो लौटकर आए। और वह चल पड़ा जंगल की ओर। जैसे ही शुभम जंगल में घुसा, माहौल अचानक बदल गया। सूरज की रोशनी धीरे धीरे घनी शाखाओं में गुम हो रही थी। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि लगता जैसे आसमान भी दिखाई न दे। हवा में एक सन्नाटा था। परिंदे चुप थे। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और शुभम के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने तेज चीज से कुछ लिखने की कोशिश की हो। निशान समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनमें एक लय थी। वह हर कुछ किलोमीटर पर वही चिन्ह देखता रहा। शाम होते होते मौसम और भी अजीब होने लगा। एकाएक ठंडी हवा चलने लगी और लगता जैसे कोई छाया उसके साथ चल रही हो। शुभम रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। उसने एक खुली जगह देखी और वहीं तंबू लगाया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। एकाएक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत धीमे और गूंजती हुई आवाज में, शुभम। वह चौंक पड़ा। तंबू से बाहर निकला, कुछ नहीं। पूरा जंगल शांत था, लेकिन वो आवाज उसके मन में गूंज रही थी। अगली सुबह वह फिर उसी चिन्हों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखी, जंगल के बीचों बीच, जहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए था। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद। जैसे ही शुभम पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोले बिना कहा, तू आ गया, वक्त हो गया। शुभम चौंका। आपने मेरा नाम कैसे जाना? साधु मुस्कराया। जिस रास्ते पर तू चल रहा है, वहां सब लिखा है। सवाल सिर्फ इतना है कि तू उसे समझ पाएगा या नहीं। शुभम ने पूछा, आखिर इस जंगल में है क्या? साधु ने कहा, यह जंगल बाहर जितना दिखता है, अंदर उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ रास्ते नहीं, इरादे चलते हैं। अगर तेरा इरादा साफ है, तू बचेगा, वरना खो जाएगा हमेशा के लिए। शुभम ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। रास्ते अब और घने और डरावने हो चले थे। जगह जगह पर सूखे पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी मुर्दे के हाथ हों। कुछ ही दूर उसे एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर वही निशान थे, पेड़ पर बने चिन्हों जैसे। शुभम अंदर गया। गुफा अंधेरी थी, लेकिन उसके पास एक टॉर्च थी। जैसे जैसे वह भीतर गया, उसे लगता गया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक एक तेज गूंजती आवाज आई, स्वागत है, शुभम। शुभम का शरीर कांपने लगा। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, कोई नहीं। फिर सामने एक परछाई उभरी, लंबी, काली, बिना चेहरा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे हों। वो बोल रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। जो यहाँ आता है,
वह दो ही रास्तों में बौंटता है, या तो खुद को खो देता है या खुद को पा लेता है। शुभम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही हूं जिससे सब भागते हैं, सच्चाई। तभी शुभम के सामने उसकी मां की छवि दिखी, जो बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी। फिर उसके दादाजी का चेहरा, जिन्होंने आखिरी बार जंगल का जिक्र किया था। शुभम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह जगह एक आईना है, जो तुम्हारे अंदर के डर और सच्चाई को सामने लाती है। उसने साहस जुटाया और उस छाया से कहा, मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं, चाहे जो भी हो। एकाएक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया और वह बेहोश हो गया। जब शुभम की आंख खुली, वह वापस उसी झोपड़ी के पास था, पर वहां अब कोई साधु नहीं था। जंगल अब सामान्य लग रहा था। आवाजें वापस आ गई थीं। पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की किरणें साफ दिख रही थीं। वह रास्ता जो उसे पहले अंधकार की ओर ले गया था, अब साफ दिखाई दे रहा था। शुभम वापस गांव लौटा। लोग हैरान थे। तू तू लौट आया? तूने जंगल का रास्ता कैसे पहचान लिया? शुभम मुस्कराया और बस इतना बोला, जिसने खुद को पा लिया, उसने रास्ता भी पा लिया। अंतिम संदेश। सस्पेंस, डर, भ्रम और सच्चाई, ये सब एक ही जंगल के रास्ते हैं। सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं होता जो छिपा हो, बल्कि वो होता है जो हमारे अंदर हो। और जिसने खुद का सामना कर लिया, उसके लिए कोई रास्ता भटका हुआ नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन, जिसने कभी हार नहीं मानी। बहुत समय पहले भारतवर्ष के दक्षिणी सिरे पर एक छोटा सा राज्य था, अरण्यक। यह राज्य पहाड़ियों से घिरा था, चारों ओर घने जंगल थे और उसकी सीमाएं बड़े साम्राज्यों से मिलती थीं। अरण्यक में एक साधारण किसान रहता था, धवल, जिसकी पत्नी और एक बेटा था, वीरसेन। वीरसेन बचपन से ही दूसरों से अलग था। जहां बच्चे खेलते, वह खेतों में पिता की मदद करता, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला थी, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की। गांव के जमींदार गरीबों को सताते, लेकिन वीरसेन उन्हें हमेशा टोकता। जब उसकी उम्र महज 12 साल थी, उसने एक सैनिक से भिड़कर एक बूढ़े की जमीन बचाई थी। गांव वाले कहते, इस लड़के में राजा बनने का दम है। समय बीतता गया। एक वर्ष अकाल पड़ा, अन्न नहीं उगा और वीरसेन के पिता की मृत्यु हो गई। घर में कुछ नहीं बचा। मां ने गहने बेचे और वीरसेन को एक सैनिक की नौकरी दिलवाई। वह अब महाशक्तिशाली मलग राज्य की सेना में एक सामान्य सिपाही था। सैनिक जीवन कठिन था, लेकिन वीरसेन की लगन सबसे अलग थी। जब दुश्मनों ने मलग पर हमला किया, वीरसेन ने अकेले दम पर 5 दुश्मनों को पछा दिया। राजा खुद उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। वीरसेन को जब पहली बार राजकुमारी दिव्यांगी को देखा, तो उसकी आंखें ठहर गईं। दिव्यांगी न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और निडर भी थी। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर यह रिश्ता आसान नहीं था। राजा अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से करना चाहता था, न कि एक साधारण सैनिक से। इसी बीच मल्लक पर विशाल द्रविड़ राज्य ने हमला कर दिया। राजा घायल हुआ, सेनापति मारा गया और सारा भार वीरसेन पर आ गया। वीरसेन ने युद्ध का नेतृत्व किया और चमत्कारी रणनीति से युद्ध जीत लिया। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने वीरसेन को राजकुमार घोषित कर दिया और दिव्यांगी से उसका विवाह करवा दिया। शादी के कुछ ही वर्षों में राजा बूढ़ा हो गया और वीरसेन ने राज्य संभाल लिया। उसने प्रशासन में ईमानदारी लाई, भ्रष्टाचार मिटाया और आम जनता के लिए दरबार खोले। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे उसने 4 पड़ोसी राज्यों को युद्ध या गठबंधन के माध्यम से जीत लिया। वह अब चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन कहलाया। परंतु सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी थी। वीरसेन के दरबार में 2 मुख्यमंत्री थे, चातुर्यभानु और धवलकेतु। वे बाहर से वफादार दिखते, पर भीतर ही भीतर सम्राट से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, सम्राट को अपदस्थ करने का। उन्होंने पास के एक शक्तिशाली साम्राज्य नागरकुल से गुप्त संधि की। जब वीरसेन युद्ध में था, पीछे से विद्रोह करवा दिया गया।
राजधानी पर हमला हुआ, महल जला दिया गया और दिव्यांगी को बंदी बना लिया गया। वीरसेन घायल अवस्था में किसी तरह बच निकला और जंगल में छुप गया। 3 महीने जंगल में भटकने के बाद वीरसेन एक वृद्ध ऋषि के संपर्क में आया। उन्होंने कहा, राज्य का राजा वो नहीं होता जो ताज पहने, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म पर डटा रहे। वीरसेन ने 21 ईमानदार सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने एक गुप्त योजना बनाई और नागरकुल के गढ़ पर अचानक हमला बोल दिया। एक एक कर सारे दुश्मन गिरते गए। वीरसेन ने मंत्री धवल केतु को सामने पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। माफ कीजिए सम्राट, लोभ में आ गया था। वीरसेन ने तलवार नीचे रख दी। तुमने राजद्रोह किया है, लेकिन अब पश्चाताप कर रहे हो। तुम्हें मृत्यु नहीं, आजीवन सेवा का दंड दूंगा। अपने जीवन का बाकी समय प्रायश्चित में बिताओ। राजधानी में वीरसेन का पुनः राज्याभिषेक हुआ। दिव्यांगी ने जब उसे लौटते देखा, उसकी आंखों में सैकड़ों भाव थे, दर्द, प्रेम, गर्व और श्रद्धा। उस दिन राज्य की जनता ने अपने सम्राट को फिर से पाया, एक ऐसा राजा जो केवल तलवार से नहीं, न्याय और करुणा से शासन करता था। वीरसेन ने शासन में कई ऐतिहासिक सुधार किए, किसानों को भूमि दी, स्त्रियों को अधिकार दिए और हर वर्ग के लिए शिक्षा खोली। जब वीरसेन वृद्ध हुआ, उसने अपनी गद्दी अपने पुत्र को दी और स्वयं संन्यास ले लिया। कहते हैं, हिमालय की गुफाओं में आज भी कोई तपस्वी बैठा है जो कभी सम्राट था। सीख, राजा वो नहीं होता जो युद्ध जीतता है, बल्कि वो होता है जो विश्वासघात सहकर भी न्याय करे और प्रेम व सेवा को सबसे ऊपर रखे। सच्चाई की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सत्यलोक। सत्यलोक का राजा धर्मसेन बड़ा ही न्यायप्रिय और ईमानदार था। उसकी प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। राजा का एक सपना था कि उसके राज्य में सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बनी रहे। वह जानता था कि जैसे जैसे समय बीतता है, लालच और झूठ जैसे विकार बढ़ते हैं। इसलिए वह चाहता था कि आने वाला राजा भी उतना ही सच्चा और धर्मनिष्ठ हो। लेकिन राजा धर्मसेन का कोई पुत्र नहीं था। अब सवाल यह था कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं अपने उत्तराधिकारी को स्वयं चुनूंगा, जो सच्चाई और ईमानदारी में सर्वोत्तम होगा। वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा ने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया, सभी युवाओं को राजमहल में बुलाया जाएगा। हर युवक को एक बीज दिया जाएगा, जिसे 1 वर्ष में सबसे सुंदर पौधा उगाने में सफलता मिलेगी। वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राज्य भर में उत्साह की लहर दौड़ गई। युवा अपने अपने घरों से दौड़े चले आए। हर किसी को राजा से एक एक बीज मिला। उनमें से एक युवक था आरव। वह गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और सच्चा था। उसे भी एक बीज मिला। आरव ने घर जाकर एक सुंदर बर्तन में मिट्टी भरी, बीज बोया और दिन रात उसकी सेवा में लग गया। वह उसे धूप दिखाता, पानी देता, मिट्टी पलटता, लेकिन हफ्ते बीतने के बाद भी बीज से कुछ नहीं उगा। उसके सारे साथी अपने अपने पौधों की तस्वीरें दिखा रहे थे। कोई कहता, देखो मेरा पौधा फूलों से लद गया है। कोई कहता, देखो मेरे पौधे में फल आने लगे हैं। पर आरव के गमले में बस खाली मिट्टी थी। लोग उसे चिढ़ाने लगे, तू राजा बनेगा, तेरे तो पौधा भी नहीं उगा। आरव दुखी था, पर उसने सोचा, मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। जो भी होगा सच्चाई से सामना करूंगा। 1 वर्ष बीत गया। राजा ने फिर सभी युवाओं को बुलाया। दरबार में दूर दूर से सुंदर सुंदर पौधे लाए गए, रंग बिरंगे फूलों से सजे बड़े बड़े वृक्षों जैसे मजबूत पौधे। सभी युवक गर्व से अपने पौधे लेकर खड़े थे और आरव, वह हाथ में खाली गमला लेकर वहां खड़ा था। शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई थीं, पर उसका मन साफ था। राजा एक एक कर सभी पौधे देखता गया। हर पौधा पिछले से ज्यादा सुंदर था। अंत में उसकी नजर आरव पर पड़ी, हाथ में खाली गमला लिए झुका हुआ आरव। सारे दरबारी हंस पड़े। महाराज, इसे देखिए, यह तो खाली गमला लेकर आया है। लेकिन राजा ने आरव को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बताओ पुत्र, तुम क्यों खाली गमला लेकर आए हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने पूरे मन से बीज बोया, हर दिन पानी दिया, देखभाल की, लेकिन पौधा नहीं उगा। मैं झूठा पौधा लाकर आपको धोखा नहीं देना चाहता था।
इसलिए वही लेकर आया जो सच्चाई थी। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने सिंहासन से उठकर घोषणा की, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आरव ही सत्यलोक का अगला राजा बनेगा। सभी दरबारी और जनता आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम सबको बीज दिए गए थे वे उबले हुए बीज थे, उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। जो भी मेरे पास सुंदर पौधे लाए हैं उन्होंने झूठ और छल से काम लिया है। केवल आरव ने सच्चाई से काम लिया है। जो सच्चाई से नहीं डरे वही राजा बनने योग्य है। कहानी का नाम, सपनों की कीमत। शिवराज एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा था। उसका बचपन धूल भरी पगडंडियों, टूटे फूटे स्कूल के बेंचों और अधूरी किताबों के बीच बीता। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मौसम और किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी चला रहे थे। मां घरेलू कामों में जुटी रहती थी और कभी कभी खेतों में हाथ भी बंटाती थी। शिवराज पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी, जैसे वह कुछ बड़ा करना चाहता हो, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी के मायने बदल दे। लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे आराम से पढ़ाई करने दी जाए। कई बार तो उसे स्कूल की फीस भरने के लिए गांव में ईंट उठानी पड़ी, सब्जी बेचनी पड़ी या मजदूरी करनी पड़ी। गांव के लोग उसे कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरकार हल ही तो पकड़ना है। लेकिन शिवराज हर ताने को अपने इरादों की ईंधन बना लेता। 10वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन घर में खुशी के साथ चिंता भी थी। अब आगे की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर तू आगे पढ़ना चाहता है तो मैं जमीन गिरवी रख दूंगा। शिवराज ने उन्हें रोका, नहीं बाबा, मैं खुद कमा कर पढ़ूंगा। अगले दिन से ही उसने स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वह दूध बांटता, फिर बच्चों को पढ़ाता और फिर खुद कॉलेज के लिए निकलता। रात को वह खेतों में पिता की मदद करता। एक इंसान इतना थका हुआ, लेकिन फिर भी हंसता हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब वह शहर पहुंचा, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और वह कितना छोटा। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न स्मार्टफोन, न लैपटॉप। क्लास के बाकी छात्र उसकी टूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते। एक दिन क्लास में एक छात्र ने कहा, ये गांव वाला लड़का यहाँ क्या करेगा? शिवराज को बुरा लगा, लेकिन उसने चुप रहकर खुद से कहा, जवाब जुबान से नहीं, सफलता से दूंगा। वह हर रात कमरे में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई। वह अकेला रहता, लेकिन उसका सपना हमेशा उसके साथ रहता। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें देश भर के छात्रों को हिस्सा लेना था। विषय था तकनीक के जरिए ग्रामीण विकास। शिवराज ने अपने गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने एक सोलर आधारित सिंचाई प्रणाली का मॉडल बनाया, जो कम लागत में किसानों को मदद कर सकता था। यह मॉडल इतना प्रभावशाली था कि उसे पहला पुरस्कार मिला। अब लोगों की नजरें बदलने लगी थी। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी उसकी तारीफ करने लगे। अंतिम वर्ष में शिवराज को एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला, वो भी 18 लाख सालाना पैकेज पर। जिस गांव के लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग उसकी मिसाल देने लगे। शिवराज ने शहर में जॉब ज्वाइन करने के बाद भी अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपने पहले साल की पूरी कमाई से गांव में एक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र खोला, ताकि और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। उसने गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाई, स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बनवाया और किसानों के लिए फ्री सोलर सिंचाई सिस्टम शुरू किया। अब गांव के बच्चे कहते, हमें भी शिवराज भैया जैसा बनना है। अचानक दीवार अपने आप खिसक गई और एक खुला कमरा दिखा।
उसमें एक दर्पण था जिसमें चारों खुद को देख सकते थे, पर उनकी परछाई कुछ और दिखा रही थी। विशाल की परछाई एक बच्चे की थी। रश्मि की परछाई प्रेमिका की जो तड़प रही थी। आदित्य की परछाई एक राजा की जो अपने ही बेटे को मार रहा था। तन्वी की परछाई एक अंधी औरत की थी जो रो रही थी। सब समझ गए कि वे सब इस किले से पहले भी जुड़े थे। शायद ये उनका पुनर्जन्म था। अंत उस रात के बाद वो टीम कभी नहीं दिखी। कैमरे का एक हिस्सा जंगल में मिला जिसमें आखिरी आवाज थी, हमने दरवाजा खोल दिया, पर अब बंद नहीं कर सकते। और फिर सिर्फ एक लंबी चीख। तो दोस्तों, क्या ये कहानी एक इमेजिनेशन थी या कुछ ऐसा जो वाकई कभी हुआ था? आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी और कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए ऑल टून स्टोरी पर स्वागत है और अलविदा। कहानी अधूरी पटरियों का सफर। साल 2023 की एक सरगरात थी। दिल्ली स्टेशन से एक विशेष ट्रेन छूटी थी। उस ट्रेन में सैकड़ों यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं में से एक यात्री था अभय, जो पहली बार अकेले इतना लंबा सफर कर रहा था। अभय की उम्र करीब 26 साल थी और वह अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकला था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाकर वह अपने पैतृक गांव जाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। रात के करीब 10 बज चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल रही थी। खिड़की के बाहर रोशनियां पीछे भाग रही थीं और भीतर यात्रियों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अभय ने अपने बैग को सीट के नीचे रखा और उसके सामने की बर्थ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार लंबा सफर कर रहे हो? अभय ने सिर हिलाकर हाँ कहा। पहचान लिया आपने? चेहरे की बेचैनी सब बयां कर देती है, बूढ़े ने जवाब दिया। बातचीत धीरे धीरे गहरी होती चली गई। बूढ़े ने अपना नाम रघुनाथ बताया और कहा कि वह एक रिटायर्ड इंजीनियर है जिसे पटरियों और स्टेशनों का बड़ा शौक रहा है। ट्रेन अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। आधी रात होते होते डिब्बे में ज्यादातर यात्री सो चुके थे। अभय खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रहा था। अचानक उसकी नजर ट्रेन के पीछे के डिब्बे पर पड़ी। वहां हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब बात यह थी कि जब उसने टिकट चेक करने वाले टीटी से उस डिब्बे के बारे में पूछा, तो उसने चौंकते हुए कहा, कौन सा डिब्बा? पीछे तो सिर्फ मालवाहक जुड़ा है। अभय सन्न रह गया। उसने साफ देखा था कि वहां सीटें हैं और रोशनी भी जल रही है। रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, तुमने भी देख लिया? मतलब, वो डिब्बा हर सफर में आता है, लेकिन उसमें बैठने वाला वापस कभी नजर नहीं आता। रघुनाथ ने आगे बताया कि सालों पहले इसी रूट पर एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस हादसे में पूरा डिब्बा पटरी से उतरकर नदी में जा गिरा था। आज भी कई लाशें बरामद नहीं हुई। कहते हैं, रघुनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, उन यात्रियों की अधूरी कहानियां उसी डिब्बे में कैद हो गईं। जो भी उसके करीब जाता है, उसकी किस्मत भी उन्हीं अधूरी कहानियों का हिस्सा बन जाती है। अभय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। उसने तय कर लिया कि सुबह होते ही वह पीछे जाकर उस डिब्बे को देखेगा। सुबह के 5 बजे थे। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अभय ने हिम्मत जुटाई और चुपके से ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने डिब्बे का दरवाजा खोला,
एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर वाकई सीटें थीं।